तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। जो बाइडन के रवाना होने वाले दिल्ली से, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। एयरफोर्स वन, जैसे कि हमने कुछ देर पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, बस रनवे पर रेडी है लेकर जाने के लिए जो बाइडन को। और जो बाइडन भारत से रवाना तो हो रहे हैं, लेकिन G20 में जब वो पहुंचे और उसके बाद उनकी शिरकत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी मुलाकात के साथ, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम आगे बढ़े हैं। भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़े हैं और इस वजह से इसे आप एक सफल समिट और सफल दौरा कह सकते हैं जो बाइडन का। और इसके बाद वो आगे अब वियतनाम का रुख कर रहे हैं। भारत आने के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो बहुत से समझौते हुए थे और उस पर अब अमली जामा इस दौरान, तब जबकि वो G20 में शिरकत करने के लिए आए, तब पहनाया गया है। हमें जो सफलता हासिल हुई है वो एक दो नहीं, कई सफलताएं हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति रवाना हो गए हैं दिल्ली से, लेकिन दूसरी तरफ आप लैवरॉव की तस्वीरें भी देख रहे हैं, अमेरिका और रशिया। लेकिन जो दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आया वो एक बड़ी सफलता भारत के लिए, जिसमें कि दोनों ही देशों को, रूस को और अमेरिका को एक मंच पर लाना और एक प्लेटफॉर्म और एक डिक्लेरेशन के लिए अग्री कराना एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसी भी उम्मीद एक समय में की जा रही थी, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है कि रूस यूक्रेन पर कुछ ना हो और उसके अलावा डिक्लेरेशन सामने आ जाए। लेकिन वो पैराग्राफ भी है, रूस यूक्रेन पर बात भी की गई है, यानी एक कंप्लीट डिक्लेरेशन सामने आया है और ये अपने आप में बड़ी बात है। जयंत चतुर्वेदी, ये देखिए, रवाना हो रहे हैं जो बाइडन, लैवरॉव की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट था जो भारत को करने की ज़रूरत थी। आपको लगता है कि सफलतापूर्वक हमने वो बैलेंसिंग एक्ट किया है बिटवीन अमेरिका एंड रशिया? बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। देखिए, इंक्लूडिंग दिल्ली डिक्लेरेशन में भी जिस तरह से सारे देशों ने इसको कंसेंसस के साथ साइन किया है, ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए, डिप्लोमेटिक सफलता है। और मैं समझता हूँ दो लीडर्स, बोथ लैवरॉव एंड जो बाइडन, दोनों की वहाँ पे मौजूदगी थी, उसके समक्ष इस तरह का समझौता होना एक बहुत सफलता की तरफ हम। प्रोफेसर राजन कुमार, एक और अभी हम कुछ समय पहले जब बात कर रहे थे तो ये था कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन केम डाउन अ बिट दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए, और रशिया को इतना मुश्किल नहीं हुआ फिर उसके बाद उसे एक्सेप्ट करना, और चीन को मजबूरन फिर एक्सेप्ट करना पड़ा। What is the reason? हम लोगों को क्या समझा सकते हैं कि क्यों यूरोप और अमेरिका came down from their position to agree to this, कि भारत की लिए सिचुएशन आसान है? रूस और चीन के दो डिमांड थे। एक तो कि रूस को अग्रेसिव स्टेट, एक आक्रामक स्टेट के रूप में वहाँ पे नहीं मेंशन किया जाए, और जो पश्चिमी देश, खासकर G7 के देश, यूरोपियन देश, वो चाहते थे कि डॉक्यूमेंट में रूस को एक आक्रामक देश के रूप में वहाँ पे लिखा जाए। तो समझौता यह हुआ कि आक्रामक देश की बात हम नहीं करेंगे, वहाँ पर आक्रामक जो टर्म है, अग्रेसिव या इन्वेडर का टर्म, उस टर्म को यूज नहीं किया गया है। दूसरा, रूस और चीन यह चाहते थे कि ये बताया जाए कि ये जो G20 है ये एक इकोनॉमिक फोरम है, तो इसको मेंशन किया गया इस डॉक्यूमेंट में कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, ये जियोपॉलिटिकल फोरम नहीं है। और जो फिर जिस बात पे सहमति हुई, तो लास्ट में एक लाइन 14 नंबर पॉइंट है, वो वहाँ पे लिखा गया कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो अमेरिका और G7 की कंट्री ये चाहते थे कि मेंशन हो कि दिस नॉट एन एरा ऑफ वॉर। फिर उसमें बात हुई जो UN चार्टर की। अभी लोगों का भरोसा UN पे भी ख़त्म हो रहा है, तो UN चार्टर के माध्यम से एक रास्ता निकाला गया कि सारे देश UN के मेंबर हैं, तो आप UN के चार्टर को तो मानते हैं, तो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की जो बात होती है उसको मेंशन किया गया है, और ये जनरल किया गया है, रूस का नाम नहीं लेते हुए, चीन का नाम नहीं लेते हुए। ये बताया गया है कि हर एक देश को, खासकर जो पावरफुल देश हैं, उनको टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस पर जोर दिया गया, और कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है भारत ने कि UN की जिस प्रासंगिकता की आप जोर दे रहे थे, वो प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अब उन देशों पर भी ध्यान दिया जाए जिनको इग्नोर किया जा रहा है एज UNSC मेंबरशिप ऑफ इंडिया। जरूर ये भारत यहाँ पे मैसेज देता हुआ। लेकिन सुमित के पास जाऊंगा मैं। सुमित, ये बताइए, हम बात कर रहे हैं वियतनाम जा रहे हैं जो बाइडन, लेकिन अभी वो रवाना हो रहे हैं वियतनाम। लावरोव, सरगेई तो यही इंडिया में है, और सरगेई लावरोव जब इंडिया में हैं और वो जब अभी थोड़ी देर में TV9 भारतवर्ष पर आने भी वाले हैं, सरगेई लावरोव के लिए ये कितना बड़ा मंच है रूस का, यहाँ रूस की बात रखने के लिए, और वो क्या कह सकते हैं?
देखिए बिल्कुल, अगर आप वियतनाम की बात करते हैं तो मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि जहां जहां पर चीन और रशिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है उनको काउंटर किया जाए। अगर आप वियतनाम की बात करें तो ना सिर्फ साउथ चाइना सी को लेकर वियतनाम का सीधा कन्फ्लिक्ट सामने दिखता है चीन के साथ साथ, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये भी कहा जा रहा था कि वियतनाम लगातार वॉर्स खरीद रहा है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीद रहा है रशिया से। तो वियतनाम का ये दौरा ना सिर्फ एक न्यू एरा ऑफ डिप्लोमेसी की शुरुआत करता है जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, बल्कि इसी साल अगर आपको याद होगा कि करीबन कई सालों के बाद रोनाल्ड रीगन यानी एक इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वियतनाम पहुंचा था, सेंट्रल वियतनाम में, और कहा यह जा रहा था कि वियतनाम को लगातार अमेरिका जो है सपोर्ट करना चाहता है, ना सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीकों से बल्कि अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन से भी जरूरत पड़े तो वो सपोर्ट करेगा। और वियतनाम लगातार अभी चाइना के सामने साउथ चाइना सी को लेकर लगातार इसको लेकर मुखर है, लगातार इसके खिलाफ विरोध कर रहा है। तो ऐसे में वियतनाम की विजिट अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ चाइना के लिहाज से बल्कि रशिया के लिहाज से भी। और आप जब रशिया की बात करते हैं तो रशिया ना सिर्फ ये बात जानता है कि भारत उसका एक स्ट्रेटेजिक अलाइज तो है ही, बल्कि एक आप कह सकते हैं कि हमेशा टेस्टेड अलाई है, क्योंकि हमेशा जब भी भारत की बात की जाए तो चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर की बात हो, चाहे G20 के अंदर इस वॉर को लेकर बात हो, तो भारत ने हमेशा अपना रुख जो है बहुत बैलेंस रखा है और रशिया ये बात जानता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण रशिया की विजिट इसलिए भी है क्योंकि जब आप रशियन फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं तो उनको लगता है कि भारत एक ऐसा देश हो सकता है जो इन सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए रशिया की मदद हमेशा करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। और जैसा कि सुमित कह रहे हैं कि जो बाइडेन भारत से रवाना हो रहे हैं वियतनाम के लिए, और वियतनाम की भी अहमियत उतनी ही है, लेकिन लावरोव मौजूद हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, भारत और रूस के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी भी मौजूद हैं। योगेश, जब हम बात कर रहे हैं एक तरफ अमेरिका और भारत की कि जो बाइडेन भारत आए और अब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन लावरोव यहाँ मौजूद हैं अभी, और भारत और रूस के संबंध भी भारत के लिए उतनी ही अहमियत रखते हैं। भारत एक बहुत ही मुश्किल दौर में उस तरह से है कि बैलेंसिंग एक्ट करना है, लेकिन हम उस बैलेंसिंग एक्ट को बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। G20 के दौरान भी हम उसमें सफल रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये जो बैलेंसिंग टर्म है इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। हम जब कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी मल्टीपोलैरिटी, मल्टी अलाइनमेंट की है, तो उसका मतलब ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने अच्छे रिश्ते की ज़रूरत हमें है, जैसे आज की तारीख में हमें अमेरिका से ज़्यादा अच्छे रिश्तों की ज़रूरत है, पॉलिटिकली स्पीकिंग, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग, मिलिटरीली स्पीकिंग, सब चीज़ों में हमें अमेरिका से, तो हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो रहा है। पहले एक ऐसा वक्त था जिस वक्त हमें सोवियत यूनियन से ज़्यादा ज़रूरत थी, नॉन अलाइनमेंट डेज की आप बात करती हैं, जो उस वक्त थोड़ा सा झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा था। तो बैलेंसिंग नहीं हम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने। जिस तरफ हमारा झुकाव, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मल्टी अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ भारत का जो सफर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।